गुड आफ्टरनून ऑल सिस्टर्स। मेरा नाम है निशा अशोक, वर्किंग ओटी डिपार्टमेंट। आज अपने टॉपिक है प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ओके, और आपका डिपार्टमेंट में होगा अपने प्री ओटी चेकलिस्ट। उसमें आप लोग सबने देख लिया होगा, क्योंकि आपको सबको भी पता है प्री ओटी चेकलिस्ट। इसमें अपने को ऑपरेशन का जो पेशेंट रहता है उस पर पहले अपने को ये पूरा चेकलिस्ट भरना है। तो उसमें सबसे पहले पेशेंट का पूरा आइडेंटिफिकेशन का जो पेशेंट का नाम है, एज है, आईपी नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन, बार उसमें सब रहता है। और बाद में डेट है, डायग्नोसिस है, सर्जरी है, नेम ऑफ सर्जन, वेट, सब इस पे अपने को लिखना है। उसके बाद में है कि नंबर 1 पे एसोसिएटेड डिसीज, यानी पेशेंट के बारे में अपने को सबको पता रहना चाहिए। कभी भी कोई भी आकर तो आपको कुछ पूछेगा पेशेंट के बारे में, अपने को ये चेकलिस्ट तो सब अपन बाय हार्ट में पता चल जाता। लेकिन इतना है कि आपको ये चेकलिस्ट मिलने के बाद में आपको सबको पढ़ के देखना है, उसके बाद में आपको टिक करना है। क्योंकि आप लोग हमेशा कैसे है कि पढ़ के नहीं देखते, सिर्फ टिक करके जाते रहते हैं। जिसका पेशेंट जो पेशेंट का लोकल एनेस्थीसिया में अपन करना है उसमें भी एनबीए में करके लिख देते। जिसका पेशेंट का जो कुछ कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो उसमें भी तुम्हारा टिक रहता है। नेम पॉलिश लेने के बाद में भी नेम पॉलिश नहीं है करके टिक करते, वैसा नहीं होना चाहिए। सब चल अपनी पढ़ लो, उसके बाद में टिक करो। तो सबसे पहले लिखा है कि पेशेंट का डिसीज़ के बारे में है। पेशेंट डायबिटीज़ है क्या, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव है क्या, अस्थमा है क्या, ये सब सबसे पहले लिखा है। वो सब पेशेंट को पूछ के, अगर रिलेटिव को पूछ लो, आपके एचओ को पूछ लो, उसके बाद में आप टिक करो उसमें। और सेकंड इसमें लिखा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड एलर्जी। पेशेंट को कुछ मेडिसिन से एलर्जी है क्या, कुछ ड्रग से रिएक्शन है कि, ये भी आपको पूछ के उसमें टिक करना है। और दूसरा है पेशेंट एनपीएम है क्या। वो पेशेंट एनपीएम है कि वो आपको पूछना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर पेशेंट एनपीएम नहीं है, आप बोलेंगे पेशेंट एनपीएम है, वैसा नहीं होना चाहिए। सब आप लोग एनपीएम पेशेंट है क्या नहीं है अच्छा क्लियर करो, उसके बाद में आप टिक करो, ठीक है। और दूसरा है प्रोफाइलाइटिक एंटीबायोटिक रिसीव्ड है कि नहीं है। अपने जो पॉलिसी में ऐसा है कि 60 मिनट के पहले अपने को जो भी सर्जरी का पेशेंट रहता है उनको एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन ने इन्फेक्शन से बचा सकता है पेशेंट को। इसलिए अपन एक बार कंफर्म करना है कि अगर आपको पता नहीं है, आपका वार्ड में एचओस रहता है, क्योंकि आपका डब्ल्यूएसएस रहता है, उनको पूछ के आप कंफर्म करना है। अगर नहीं देगा तो आपको वो पेशेंट को एंटीबायोटिक दे के ओटी में भेजना है। और दूसरी अभी नेक्स्ट है और प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन रिसीव्ड है कि नहीं है। अगर किसी ने आपका जो पेशेंट का पहले जो पेशेंट को कुछ हाइपरटेंसिव रहता है, डायबिटीज रहता है, अस्थमा का पेशेंट रहता है, सीबीजी हुआ पेशेंट रहता है, तो ऐसा पेशेंट को पहले मेडिकेशन वगैरह कुछ चालू रहता है तो आप पूछ लेना और उसको मेडिकेशन करके आपको ओटी में भेजना है। और दूसरी है पेशेंट कॉन्शियस है क्या, और एनेस्थीसिया पेशेंट को क्या लगेगा वो आपको पूछना है। और पेशेंट को आईवी लाइन बराबर है क्या, उसको आईवी लाइन डाले कि नहीं डाले, ये आपको कंफर्म करके देखना है। क्योंकि मैंने बहुत बार देख लिए हैं, क्योंकि पेशेंट को वासोफिस रहने के बाद में भी आप बोलेंगे कि पेशेंट को वासोफिस है, वासोफिस नहीं है करके। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट को वासोफिस रहने के बाद में भी आप ये चेक नहीं करते कि वो पेशेंट जो वासोफिस से आउट हो गई कि नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें फ्लो जा रहे कि नहीं जा रहे, वो भी आप लोग देखते नहीं है। क्योंकि ये सब आपको कंफर्म करके पेशेंट को भेजना है, क्योंकि अपना उतना वेस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे हैं एयर स्टेटस, यूरिनरी कैथेटर है कि नहीं है, पेशेंट को नेबुलाइजेशन दिए कि नहीं दिया है, पेशेंट को उसके बाद में पेशेंट को नेल पॉलिश, ज्वेलरी, हेयर पिन, ये कॉन्टैक्ट लेंस, ये सब पेशेंट के पास है कि नहीं है, नेल पॉलिश रिमूव किए कि नहीं किया है, ज्वेलरी सब निकाले कि नहीं निकाले, ये सब
चेक करना है आप लोगों को। और सेकंड नेक्स्ट है पेशेंट का जो भी डायबिटीज़ पेशेंट रहेगा तो उसका बीपी एंड उसका जो शुगर है वो आपने चेक की कि नहीं कर किया है करके वो भी देखना है। और दूसरी है अपना पूरे इन्वेस्टिगेशन में पूरा सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, कोगुलेशन प्रोफाइल, रेट्रोवायरस, एचबीएससी ये सब आपको चेक करके आना है। और उसके बाद में पेशेंट का जिसका पेशेंट को ब्लड लगाना है तो उसका ब्लड क्रॉस मैच हुआ है क्या, उसका ब्लड ग्रुपिंग हुआ है क्या, उसका कितना यूनिट अपन ने अरेंज किया है, ये सब आप लोगों को कंफर्म करके ओटी में पेशेंट को लाना है। और दूसरी बात जो फ्रैक्चर हुआ पेशेंट है जो भी अगर सपोज हम जो हेड इंजरी का पेशेंट रहता है, आरटीए का पेशेंट रहता है, उनका एक्सरे, सीटी और ईएनटी का सर्जरी रहता है, उनका भी सीटी, एमआरआई ये सब रहता है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि कौन सा पेशेंट को पेशेंट के पास सीटी, एमआरआई ये सब रहता है, वो भी आपको लेके आना है ओटी में। अगर सीटी आप नहीं लाएंगे, एक्सरे नहीं लाएंगे तो अपने को पता नहीं रहता पेशेंट को कौन सा साइड में सर्जरी रहता है। नहीं तो क्रेनियोटॉमी जो पेशेंट को होता है उसका भी साइड रहता है, लेफ्ट साइड है क्या, राइट साइड है कि उस पर भी रहता है, वो भी अपने को सीटी दे के अपने को पता चल जाता है, वो भी कंफर्म करके आपको पूरा चेक करके आपको लेके आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए ओटी में आने के बाद में हम लोगों ने ये भूल गया, वो नहीं लाया, एक्सरे नहीं, ये बारे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बहुत सारा लोग ऐसे है कि फ्रैक्चर पेशेंट को औरतों का सर्जरी रहता, क्योंकि उनको तो एक्सरे तो रहता ही रहता है, तो आप लोग बोलते उसके एक्सरे नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपन ने जो एक चेकलिस्ट अपने अपने बनाए हैं, क्योंकि वो क्यों इतना मेहनत करके अपन बना के इसका ये क्यों करना है, इसलिए ये सब आप लोग को ये चेकलिस्ट रहता तो आप लोग का कैसे है, क्योंकि कुछ भी चीज़ कोई भी ओटी में कोई सर्जन रहो, एनेस्थेटिस्ट रहो, स्टाफ रहो, कोई भी पूछेगा तो आपको बाय हार्ट रहती है चेकलिस्ट पूरे पढ़ के आप पढ़ के क्लियर करके लाए तो ठीक है। और दूसरी है कि सर्जिकल साइट मार्किंग में आपको ये पता रहना चाहिए कौन सा सर्जरी को सर्जिकल साइट मार्किंग रहना चाहिए। और आप लोग समझो कि हेड इंजरी का पेशेंट है तो उनका भी राइट और लेफ्ट साइड रहता है, ऑर्थो का पेशेंट का राइट और लेफ्ट रहता है, ईएनटी सर्जरी को रहता है, और और अपने यूरो सर्जरी को रहता है, यूरो सर्जरी को रहता है पीसीएनएल। ये आपका ध्यान में रहना, पीसीएनएल राइट में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है जो पीसीएनएल। तो वो भी प्रोसीजर में अपने को सर्जिकल साइट मार्किंग करना है। और ऐसा भी है कि जो भी औरतों को सर्जरी पे रहता है, कभी दो हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, कभी दो पैर में फ्रैक्चर होता है, कभी ऐसा नहीं है कि एक पैर में फ्रैक्चर होता है, कभी एक पैर में फ्रैक्चर नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा इन्हें छोटा मोटा कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, छोटा मोटा ऐसा ये रहता है, क्योंकि इन्हें उसके इंजरी छोटा मोटा रहता है तो उसमें भी अपन कैसे है कि थोड़ा बैंडेज लगाते रहते हैं, तो लेकिन उनको आपको ये नहीं पता है कि वहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है। वो जो इस पे फ्रैक्चर नहीं है वहाँ पे आपका मार्किंग सेट रहता है, जिसमें फ्रैक्चर है वहाँ पे मार्किंग सेट नहीं रहता है, इसीलिए आपको वो भी कंफर्म करके आना है, ठीक है। और नेक्स्ट है पीएससी। पीएससी क्यों करना है, फिजिशियन फिटनेस क्यों करना है, ये आपको पता रहना चाहिए पीएससी क्यों करना है। क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे बहुत बीमारियों से लेके आ जाते हैं क्योंकि उसमें कभी शुगर ज़्यादा रहता है उनका, कभी बीपी ज़्यादा रहता है, कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं रहता है, क्योंकि अनस्थेटिस्ट लोग जो चेक करते हैं ना उनको भी कुछ इन्वेस्टिगेशन फिर से कुछ करना है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, कभी बीपी बढ़ता है, कभी सीबीजी का पेशेंट रहता है, कभी थायराइड का पेशेंट रहता है, ऐसा चीज़ों में उनको भी कुछ इन्वेस्टिगेशन उन लोग फिर से बता देते। और फिजिशियन फिटनेस के साइड में भी उन लोग को भी ऐसा है कि कुछ कुछ चीज़ ऐसा है कि उनको भी कुछ एडवाइस रहता है, तो वो सब करके होने के बाद में अपने को ओटी में पेशेंट को लेना है, ठीक है। अगर अपन ने ये दोनों चीज़ नहीं किया तो भी
पेशेंट को भी तकलीफ रहता, अपने को भी तकलीफ रहता है। इसलिए कन्फर्म करके अपने को ओटी में पेशेंट को लाना पड़ता है, ठीक है? और दूसरी बात है कंसेंट। कंसेंट में कंसेंट में सर्जरी कंसेंट रहता है, एनेस्थीसिया कंसेंट रहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंसेंट रहता है, लैप्रोस्कोपी का कंसेंट रहता है, एम्पुटेशन का कंसेंट रहता है। और इतना कंसेंट रहने के बाद में भी उसमें कभी-कभी कुछ उसमें नाम रहता है, कभी पेशेंट का एज नहीं रहता है, कभी एक पेशेंट का क्या प्रोसीजर का नाम नहीं रहता है, कभी सर्जरी का सॉरी, कभी सर्जन का नाम नहीं रहता है। तो उसमें